शिक्षा किसी तरह का कोई विशेष अधिकार नहीं है और हर बच्चे को इसका लाभ मिलना चाहिए। सभी बच्चों की तरह दिव्यांग बच्चों के भी अपने भविष्य के लिए एम्बिशंस और सपने होते हैं। सभी बच्चों की तरह उन्हें भी अपने कौशल विकसित करने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है। दिव्यांगता दुनिया भर में शिक्षा के लिए सबसे गंभीर मुश्किलों में से एक है। भारत सरकार ने इंक्लूसिव एजुकेशन को लागू करने के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन पॉलिसीज और उनके इम्प्लीमेंटेशन के बीच अभी भी दूरी है। दिव्यांगों के समान अधिकारों के लिए हांडे की पहल समर्थ के हिस्से के रूप में आज हमारी पूरी बातचीत का दायरा इसी के आसपास रहने वाला है। इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मैरी बरवा, एक्शन फॉर ऑटिज्म की डायरेक्टर, एक ऐसी माँ जिन्होंने भारत में ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए बहुत काम किया है। राधिका अलकाजी आस्था की फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। आस्था एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो अर्बन स्लम्स में काम करता है। हमारे साथ है मनिका शर्मा, द श्रीराम स्कूल की डायरेक्टर, एक ऐसा स्कूल जिसने शुरुआत से ही समावेशन को अपनाया है। और हमारे साथ है अश्विनी अंगाड़ी, फाउंडर और ट्रस्टी अश्विनी अंगाड़ी ट्रस्ट और बेलकू एकेडमी के। अश्विनी ने नेत्रहीन छात्रों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैरी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, आपने जब ये काम शुरू किया था, जब आपने स्कूल शुरू किया था अपने बच्चे को पढ़ाने से, नीरज को घर पे, और फिर और आपकी जर्नी के बारे में अगर पूछा जाए, आपने सेंटर फॉर ऑटिज्म शुरू किया, उसकी स्थापना की है, कितना बदलाव हुआ है? और अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की, अभी क्या क्या मुश्किलें हैं? हम जब अपने बेटे के साथ स्टार्ट किए थे, उन दिनों में ऑटिस्टिक बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है वो जानकारी नहीं था। उस टाइम से अभी तक तो बहुत चेंजेस हुआ है। अभी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है कैसे ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स को लर्निंग हो सकता है, कैसे हम सिखा सकते हैं, हाउ दे कैन लर्न एंड प्रोग्रेस। बट उसके साथ साथ ये भी चेंज आया है कि रेगुलर स्कूल्स में अभी ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स एंड पीपल विद दूसरे डिसेबिलिटी के स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारे लॉज है जिसके कारण से भी जा रहे हैं, बट स्कूल्स इंक्लूसिव होना शुरू किए हैं। एंड ऑल स्कूल्स, वेदर दे आर प्राइवेट स्कूल्स हो या सरकारी स्कूल्स हो, हर स्कूल्स में अभी डिसेबल बच्चे जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जा रहे हैं, मगर उन लोग को कैसे उन लोग का लर्निंग अच्छे तरीके से हो सकता है, हाउ दे कैन लर्न बेटर, वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अभी बहुत काम बाकी है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का जर्नी हमारा अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। जर्नी शुरू होगी, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। आई थिंक अगर ट्रक्स में मैं कहूँ, राधिका जी आप मेंबर रह चुके हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, अगर मैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, खासकर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछूं, उसके बारे में बताइए, उसमें क्या क्या है? नई शिक्षा नीति है जो 2020 में 2020 में आई है। तो जब वो उसकी बातचीत हो रही थी तो काफ़ी हमारे क्षेत्र से, विकलांगता के क्षेत्र से बहुत सारी टिप्पणियाँ आगे गईं, बहुत सारी बातचीत हुई। और जब नीति आई तो हमें उस वक्त बहुत खुशी थी कि जो हमारे 2016 का जो विकलांगता का अधिनियम है, विकलांग लोगों के हकों का अधिनियम है, उसको इस नीति ने अपनाया। और इस नीति ने ये कहा कि जो भी इस अधिनियम में लिखा गया है उसको हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि इस अधिनियम में पहली बार समावेशी शिक्षा क्या होती है उसके बारे में बातचीत की गई है, और ये भी बातचीत की गई है कि हमें क्या क्या करना है। एक और चीज़ जो नीति पहली बार कहती है वो है छोटे बच्चों के बारे में। छोटे बच्चों के शिक्षा का जो अधिकार है, और उसमें भी उन्होंने विकलांग बच्चों की बात की है, क्योंकि जब हम शुरुआत से शुरू करते हैं तो हम आगे और बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये खासकर क्योंकि आपने कहा कि शुरुआती दौर से वो काफ़ी चेंज ला सकता है, फाउंडेशन में चेंज ला सकता है। मनिका, एक दिव्यांग बच्चे की ज़िंदगी में कई चुनौतियाँ आती है, खासकर अगर हम एजुकेशन पाने के लिए बात करें, तो एक स्कूल किस तरह इंक्लूजन यानी कि जो समावेशन को अपनाने के लिए तैयारी कर सकता है, अगर इसके बारे में बताएं। शुक्रिया अंबिका। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि ऐसी पैशनेट टीचर्स हों
जो दिल से बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, उनको बहुत प्यार से और बहुत समझदारी से। तो चाहे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस जो भी हों, पर एक फ्रेज़ है और एक वाक्य है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप स्पेशल एजुकेटर ना भी हो, पर आप स्पेशल हैं और आप एजुकेटर हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रूरी है कि सब स्कूल्स अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अध्यापकों के साथ, अपने बच्चों के साथ ऐसा एक वातावरण क्रिएट करें जहाँ पे सबको समझ आए कि सारे बच्चे बराबर हैं। और हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं सारे बच्चों को, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड में हो, चाहे वो एनुअल फंक्शंस में हो, चाहे क्लासरूम में हो। इक्वल अपॉर्चुनिटी, आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अश्विनी, आपने ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौतियाँ देखी हैं, उसमें आई विल नॉट गो इनटू दैट, पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आज आप एक इंस्पिरेशन है, आप इंक्लूसिव स्कूल्स में लोगों को, बच्चों को एजुकेट करने में मदद करनी है अपने ट्रस्ट के ज़रिए। आप अगर हमें बता सकते हैं कि इंक्लूसिव करिकुलम क्या है? Curriculum means, yeah, we don't want to put a separate curriculum for children with different abilities. We have to make the regular curriculum into an accessible curriculum. That's what I just wanted to make it point. So that means the visually impaired students also learn the history, and non-visually impaired students also learn history in our trust. We have both visually impaired and non-visually impaired students in our trust. But the visually impaired students feel the tactile map and where the Karnataka is, where Delhi is, where Chennai is, like that. And the non-visually impaired students like see the map and look after the learn history. Instead, our non-visually impaired students make tactile maps for visually impaired students. That's how the diversity and inclusion is going to start. जी, अगर हमने बात की इंक्लूजन की, करिकुलम की, हम बात उसके बारे में कर रहे हैं। अब मेरी हमें ये पता है कि शॉर्टेज है टीचर्स की, स्पेशल एजुकेटर्स की, लेकिन क्या रोल प्ले करता है साइकोलॉजी, ट्रेन टीचर्स व्हेन इट कम्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन? सी, अल्टीमेटली इंक्लूजन कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर, बिकॉज दे आर द वंस जो डिसाइड करता है कि क्लासरूम में क्या हो रहा है। सो वेदर द टीचर को एक स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के बच्चे को पढ़ाना आता है या नहीं, बट इफ़ टीचर्स ऐसा होता है जो सेंसिटिव होता है, समझने का कोशिश करता है कि एक स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल क्या है, डिफ़िकल्टीज़ क्या है, और उस तरीके से अडेप्ट करने का कोशिश करता है, तो टीचर जब वैसा कुछ करता है ना, उसी से स्टूडेंट्स कैन लर्न। और जो टीचर बहुत अवेयर होता है वो अकोमोडेशंस भी दे सकता है, ठीक है, बट वेरी ऑफन क्या होता है वो होता नहीं है। तो ये जो विलिंगनेस अकोमोडेशंस करने का, हर स्टूडेंट के इंडिविजुअल स्टूडेंट का नीड्स का हिसाब से हम यदि अकोमोडेशंस कर ले तो बहुत सारे बच्चे सीख सकते हैं, इवन विद इन द सिचुएशन दैट वी आर इन अ लॉट कैन बी डन। मगर वही बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स का सेंसिटाइजेशन करना ज़रूरी है, उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का ज़रूरी है, और ये समझदारी देना ज़रूरी है कि every student can learn if you make the effort. So अगर टीचर एफर्ट करे वो फ़र्क पड़ सकता है। राधिका जी, आप अर्बन स्लम्स में काम करते हैं बच्चों के साथ, उसके बारे में बताइए, वहाँ पे क्या बैरियर्स हैं? पहले तो ये एक कि बच्चा अपने घर से जहाँ वो रह रहा है वहाँ से स्कूल पहुँचेगा कैसे। जहाँ पे स्लम्स में बहुत छोटी छोटी सड़कें हैं, नालियाँ होती हैं, तो ये बच्चा जो व्हील चेयर में जा रहा है वो कई बार पहुंचता ही नहीं है। या बहुविकलांग बच्चे हैं, अगर माँ को उसे उठा के ले जाना है स्कूल, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ उठा के ले ही नहीं जा सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सोचना है कि कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट का प्रोविज़न विकलांग बच्चों के लिए और बच्चों के लिए भी ज़रूर करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि कई बार हम देखते हैं अभी भी सरकारी स्कूलों में बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं है, तो माँ को स्कूल में बैठना होता है। टीचर कहता है माँ से कि आप बैठिए स्कूल में, तो अगर बच्चे को भूख लगी है या टॉयलेट जाना है या बाहर ले जाना है तो आप लेके जाएंगे।
वो एक बहुत मुश्किल चीज़ है किसी भी माँ के लिए और बच्चे के लिए भी। तो सरकारी स्कूल्स में होने चाहिए वो लोग जो इन बच्चों की भी देखभाल और बच्चों के साथ कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि बच्चे जा रहे हैं पर अभी वो सीखना थोड़ा कम है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है, छोटे छोटे जो बदलाव करने हैं, जो अलग तरह की उनके लिए किताबें या ऑडियो बुक्स या बहुत और चीज़ें जो उनको चाहिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, वो अभी उपलब्ध इतनी आसानी से नहीं है। तो स्कूल जाए लेकिन पढ़ने के लिए, नॉट जस्ट कि हाँ स्कूल जा रहे हैं बच्चे। आई जी। थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि स्कूलों को ज़्यादा से ज़्यादा समावेशी कैसे बनाया जा सकता है। हमारे साथ जुड़े रहें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक खास शो समर्थ बाय हंडे और हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। मनिका जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, राइट टू एजुकेशन एक्ट के ज़रिए कहा जाता है कि यू नीड सर्टन अमाउंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स बच्चों के लिए ताकि वो सही तरह से सीख सके। एक चैलेंज है सीखना, लेकिन अगर हम बात करें पेयर टू पेयर, जो वो प्रेशर आता है, दूसरे बच्चों का एक्सेप्टेंस जो होता है, एम्पैथी जो होती है, वो किस तरह लाया जा सकता है मेन स्ट्रीम स्कूल्स में? एम्पैथी तो बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैं अभी बात कर रही थी ब्रेक के टाइम के, हम लोग को इतने सारे वॉलंटियर्स चाहिए हैं, हम लोग को पैशनेट टीचर्स चाहिए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो घर में हैं और वो कहते हैं हम कुछ कर सकते हैं, हम लोग को ज़्यादा हाथ चाहिए हैं जो आए, समझे, सीखें। टीचर्स का रोल सबसे ज़रूरी है, स्कूल मैनेजमेंट्स का रोल बहुत ज़रूरी है कि क्या वो सच्ची से दिल से चाहते हैं कि ये बिल्कुल इंक्लूसिव दुनिया हो। तो एक वो ओरिएंटेशन जो रहती है, और जब हम लोग जो अध्यापिकाएं नई आती हैं उनकी जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है, उसी में हम कह देते हैं कि देखिए ये बिल्कुल इंक्लूसिव स्कूल है। आपको प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस आए, रुकावटें आए, आप पूछिए, आप मांगिए। dare to dream what you want for your children, right? For all the children. तो ऐसे कहने से क्या होता है, पूरे स्कूल में एक नशा जैसे है कि अच्छा हमें कुछ तो करना है। और बहुत सपोर्ट मिलता है। आई थिंक पेयर्स से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, खासकर जब वो जाए ना, हमने जो बात की थी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की। अश्विनी, टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जैसे टीचर्स प्ले करते हैं, लेकिन पेरेंट्स के सामने क्या चैलेंजेस आते हैं? व्हाट हैव यू सीन दैट पेरेंट्स फेस व्हेन इट इज डीलिंग विद द चाइल्ड्स इमोशनल नीड्स और फाइंडिंग अ राइटर फॉर इट, यू नो, फॉर देयर चाइल्ड? टेल अस अबाउट द चैलेंजेस. Yeah, first of all, the parents of the visually impaired or any kind of disability, disabled child won't be having education. It's not with every parent. Some of the parents, they are not educated. The first and foremost challenge that the parents deal is the lack of guidance or advice. Some people used to advise, hey, don't put them in a regular school because they'll just go have food and come back home. They learn nothing. And someone says, no, you don't put in you put in a special school, so the child is going to learn well. And some say, no, the special schools are not good. They just misuse of the child. So the advice is lacking behind them because they don't know what is correct and what is not correct, since they are not educated. The other issue is lack of support. See, emotionally they should get support because they don't know how to deal with the disabled child. And the other thing is lack of awareness. They are not aware of inclusive education. They are not aware of special aids or assistive aids that we have for children with disabilities. तो पेरेंट्स के, मेरे जैसे अश्विनी कहा, अपने प्रॉब्लम्स है, अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, उन्हें पता नहीं है, यू नो, दे आर नॉट अवेयर। लेकिन पेरेंट्स की अपनी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, या आप कह लो कि वो डिनायल में रहते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारे बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है। उसमें हम पेरेंट्स के किस तरह, क्या उन्हें सुझाव देंगे कि वो कैसे एक्सेप्ट करें?
सी पेरेंट्स का जो एटीट्यूड्स होता है वो एक सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है, बिकॉज सोसाइटी में हम जब डिसेबिलिटी को देखते हैं हम अभी तक भी बहुत स्टिग्मा के साथ देखते हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी को हम अभी तक बहुत पॉजिटिव लाइट में नहीं देखते हैं, राइट। एंड इट्स ईजी टू से कि अच्छा ये पेरेंट देखो कैसा पेरेंट है, ये अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करता, इसका तो डिसेबिलिटी है, इसको तो मान लेना चाहिए। मगर आसपास में वो उसका फैमिली में, आसपास में हर जगह में लोग बोलते हैं अच्छा इसका क्या प्रॉब्लम है, इसके ऐसा क्यों है। सो यू नो इट्स वेरी हार्ड फॉर द पेरेंट्स टू डील विद दैट, एंड बहुत उन पेरेंट्स को एक्सक्लूड किया जाता है, even in family and societies and communities, and even in these large these residential complexes that you have, disabled kids are often excluded from other activities. तो obviously वहाँ पर parent कैसे बोलेगा कि मेरा बच्चा का disability है। Very few parents have that ability to stand up and say कि नहीं, जो भी हो मेरा बच्चे का disability है। The other thing is कि एक डर रहता है कि हम यदि मान ले disability है, मे बी स्कूल से निकाला जाएगा, बिकॉज हर स्कूल श्री राम स्कूल नहीं है। बहुत सारे, येस्टरडे आई वाज स्पीकिंग, एक पेरेंट के साथ बात कर रहे थे जिसको बोला गया है द 6-year-old विल हैव टू बी टेकन आउट, स्कूल से निकाल लो क्योंकि इसका डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस मिला है। तो जैसे ही वो डायग्नोसिस आता है कभी कभी एक्सक्लूड हो जाता है, तो इसीलिए पेरेंट्स मानने नहीं चाहते हैं। एंड द रियलिटी इज दैट लाइक हम सब में डिसेबिलिटी के अगेंस्ट स्टिग्मा रहता है। हमें यदि मेरा फैमिली में मेरा बेटा आकर बोलता है हम एक ऑटिस्टिक लड़की को शादी करेंगे, कितना फैमिली हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेगा। सो हमें सोचना पड़ेगा कि पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं, और वो समझ से जब हम आते हैं देन वी कैन टेल पेरेंट्स लुक इट्स ऑल राइट, इफ आपका बच्चे का डिसेबिलिटी है इट डजंट चेंज एनीथिंग, हम आपको अभी भी सपोर्ट कर सकते हैं, बट आप वो एक्सेप्ट कर ले तो उसको कैसे हम सिखा सकते हैं, हम वो डायरेक्शन और अच्छा करके ले सकेंगे। एंड सोसाइटी आई थिंक एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, जो Of आपने course. पहले कहा था, क्योंकि इट विल मेक इट इजियर फॉर द Easier for them, absolutely. राधिका जी, अगर मैं आपसे पूछूं कम्युनिटी के बारे, ये एक इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल प्ले करते हैं हम एज अ कम्युनिटी? जैसे कि एक कहावत है ना कि एक पूरा समुदाय चाहिए या पूरा गांव चाहिए हमें एक बच्चे को बड़ा करने के लिए, तो सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हर बच्चे को वो उसी तरह से देखें जैसे सब बच्चों को हम देखते हैं। तो मनिका जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें बताया कि स्कूल के अंदर जो अलग अलग लोग हैं वो कैसे काम कर सकते हैं। मैं बस इसमें थोड़ा सा और कहूँगी कि जैसे स्कूल्स में, सरकार के स्कूल्स में कुछ कमिटीज़ हैं, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। हाँ, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी में माता पिता होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। कई राज्यों में स्कूलों में इन कमिटीज़ में बच्चे भी होते हैं। इनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना कि हर बच्चा और विकलांग बच्चा स्कूल के अंदर आए, अपनी पढ़ाई पूरी करे और फिर बाहर जाए। तो ये जो बॉडीज़ हैं हमारे, जो कानून के तहत बनाई गई बॉडीज़ हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं या नियर बाय हैं, जो शिक्षा के ऑफिसर्स हैं, अगर उन सब के अंदर ये चीज़ रहे कि समावेशी शिक्षा के लिए हर बच्चे का हक है, तो शायद हम और बच्चों को स्कूल के अंदर अच्छी तरह पढ़ाई करते देखेंगे। ना सिर्फ स्कूल के अंदर बट पढ़ते हुए, आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समावेशन के सपने को साकार करने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्र के बीच तालमेल होना जरूरी है, और सबसे जरूरी है माता पिता की जिम्मेदारी। हमें और हमारे समाज को दिव्यांगों के साथ समानता के साथ पेश आना ही होगा, और शिक्षा ही वो टूल है जिसकी मदद से ऐसा किया जा सकता है। हंडे की पहल समर्थ, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी और पहुंच के लिए एक बड़ा कदम है, और हम सब इसके साझेदार हैं। इस बातचीत में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।